नमस्कार प्रिय साथियों, आज के सेशन के माध्यम से हम बीए प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि आप यही वीडियो देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 80 से 85%, ठीक है, या फिर जो है 90% भी आप कह सकते हो, पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों से आपका सोल्व हो जाएगा। अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आपके जो है इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे पिछले 3 वर्षों में जितने पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें मैंने उठाकर रखा है। क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने रखा है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि पेपर आपसे का जो भी रहेगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम महासंग्राम की जो क्लास हमारी है इसके माध्यम से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को 200 बार शेयर करेंगे, इससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट ले, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। मैंने इसकी ऑलरेडी चैप्टर्स क्लास हमने कंप्लीट करा रखी है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट थे सभी की मैंने क्लासें करा दी हैं। आप जाकर सारे सब्जेक्ट की आप चैप्टर्स क्लासें ले सकते हैं, मॉडल पेपर को भी देख सकते हो और एक महासंग्राम की भी क्लास देख सकते हैं जो कि एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपकी रहती है। तो आपने कोई यदि बुक नहीं लिया तो लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, भी ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम बीए प्रथम सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को अटेंड करेंगे। चलेगा, सबसे पहले इसमें जो पहला इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये जो एजुकेशन है पेपर का आपका जो नेम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब अदर स्टेट में जो भी कह सकते हैं इसमें के क्वेश्चन आपके हैं वे भी विद्यार्थी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलेगा, इसका प्रथम क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके लोगों के समझ से आ चुका है कि विद्या का जो है अर्थ क्या होता है, विद्या से क्या अभिप्राय है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो विद्या क्या है, देखो इस समय जैसे कि कह सकते हो शिक्षा शब्द प्रचलित है, उसी प्रकार पहले जो प्राचीन समय था उस समय विद्या शब्द का जो है प्रचलन था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहले जो है जो कह सकते हो जो पढ़ाते थे उनको जो है गुरु कहते थे, लेकिन अब क्या है, आप टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अब जो है कह सकते हो शिक्षा कहा जाता है जो आप ग्रहण करने जाते हो। पहले क्या है, पहले विद्या ग्रहण करने जाते थे जो बालक होते थे। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल में शिक्षा शब्द के स्थान पर, मतलब जो है प्राचीन मतलब जो पहले का जो समय था, ठीक है, जो इससे पहले का जो समय था, प्राचीन जो पहले का जो समय था, उस समय जो है शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रचलन था। ठीक है, अथवा जो है ज्ञान शब्द प्रचलित था। समस्त जो है प्राचीन ग्रंथ जो है हमें यही बताते हैं कि विद्या शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के विद धातु से हुई है। विद्या शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्वान होना या फिर जो है ज्ञान प्राप्त करना होता है, या ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित होता है। तो इस तरह से विद्या की आपको परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के यहाँ से हम परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका एजुकेशन का है तो जाहिर सी बात है शिक्षा क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, तो इस तरह से, और इसके प्रकार क्या है, जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो इस तरह से क्वेश्चन आने जो कि स्वाभाविक हैं, जो कि आएंगे भी। तो शिक्षा क्या है इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विकास करता है। विकास का तात्पर्य क्या है, देखो विकास का तात्पर्य होता है जैसे कि अनुभव के द्वारा अपने जो व्यवहार है व्यक्ति उसमें संशोधित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा अपने से बड़े से जो है सही से बात करेगा और जो है अच्छे कार्य हो सकता है, उसको जॉब मिल जाए अच्छी, अपना जो है कह सकते हो विकास कर ले अपना, अपने समाज का, अपने घर का। तो ये होती है शिक्षा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है अनुभव के द्वारा व्यवहारों में जो संशोधन होता है इसी को हम शिक्षा कहते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक हमारे जो कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो सन्निहित जो पूर्णता का प्रदर्शन होता है। मतलब जो इनका कहना मतलब ये है कि मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं शिक्षा के माध्यम से बाहर आते हैं, फिर प्रकट होते हैं,
उन गुणों को जो है बाहर लाना ही शिक्षा होता है। अगली परिभाषा भी यहाँ से जो कि प्लेटो महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा जो है शरीर आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके लिए वे योग्य होते हैं। इनकी भी परिभाषा का मतलब यही है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है शरीर और जो आत्मा होती है उसको पूर्णता कह सकते हो प्रदान करती है, उसको संपूर्ण बनाती है जिसके लिए वे योग्य होते हैं। उसके बाद प्राकृतवादी जो कि हमारे दार्शनिक है रूसो जी, इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी सी है। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य की प्राकृतिक शक्तियों का स्वतंत्र विकास है, और शिक्षा जो है तभी होती है जब बालक की प्राकृत उसकी शक्तियाँ और रुचियाँ जो है कम से कम निर्देशन के साथ पूर्ण विकास का अवसर पाती है, तभी जो है कह सकते हो बालक का कह सकते हो विकास होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ से गांधी जी ने भी परिभाषा बहुत ही अच्छी दी थी कि जो बालक है उसके जो है कह सकते हो उसका जो विकास होता है, ठीक है, उसका जो है बालक का जो अंदर जो निहित जो गुण है उनका विकास करना ही शिक्षा है, जिसके द्वारा जो बालक है जो बच्चा है अपना विकास कर सके, अपने घर का विकास करके समाज की कल्याण में भी जो योगदान दे सके, ये भी शिक्षा है। शिक्षा का मतलब होता है शिष्य धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है ठीक है सीखना या सिखाना। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अभी हम आगे इसके बारे में और भी विस्तार में समझेंगे तो आपको वैसे समझाएंगे। अब यहाँ से गुरु की अवधारणा क्या है। देखो गुरु पहले जो कि प्राचीन समय में जो टीचर शब्द है उस स्थान पर गुरु कहा जाता था अध्यापक को। अब क्या है, अब अध्यापक कहते हैं, टीचर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, पहले जो गुरु कहते थे, ठीक है, क्योंकि पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी, पहले शिष्य कहते थे, आज क्या है बालक है, स्टूडेंट है। तो वही चीज है। अभी पूछ सकता है कि प्राचीन काल गुरु शिष्य संबंध को जो है स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य जो परंपरा थी इसको स्पष्ट कीजिए, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हम इसको कराए दे रहे हैं। प्राचीन जो है शिक्षा व्यवस्था गुरु ग्रह को मतलब होता है गुरु का जो घर होता है अथवा जो है गुरुकुल में होती थी। प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो गुरु होते जो टीचर होते थे उनका गुरुकुल होता था, तो वहीं पर जो है सारे बच्चे जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, घर का त्याग करके, मतलब जो है उनके जो माता पिता होते थे बालक को वहाँ जो है छोड़ आते थे, और पूरी जब शिक्षा ग्रहण कर लेते थे तो वे बालक अपने घर आते थे। और ये जो है गुरु ग्रह या जो है गुरुकुल के नाम से जो है प्रचलित थे। इस समय गुरु को जो है समाज में महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप मानव जीवन का मार्गदर्शन करने वाले गुरु ही होते हैं। मतलब जो है कह सकते हो वर्ण व्यवस्था में जो मानव जीवन का जो मार्ग कह सकते हो जो मार्गदर्शन करते हैं, जो मनुष्य को सही राह पर ले जाते हैं, तो और कोई नहीं बल्कि गुरु ही होता है, क्योंकि बालक के अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करता है। ये सब चीज़ें जो कि बालक अच्छे जो है कह सकते हैं दूसरे के साथ शिष्टा से बोलना जो सीखता है, अपने से बड़े कैसे बोला जाए उनसे लोगों से, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो सीखता है कह सकते हो बालक, ये सब जो है गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। फिर यहाँ से आगे लिखा हुआ है कि शिष्य मतलब छात्र की सभी जो आवश्यकताएं होती हैं गुरु के द्वारा ही पूरी की जाती थी। पहले क्या था, गुरु के द्वारा ही शिष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती, जैसे कि बालक जब वहाँ पर गुरुकुल में छोड़ आते थे, जैसे कि उनका खाना हो गया, रहने की व्यवस्था, सारे के सारे जो गुरु कह सकते हो गुरुकुल जो चलाते थे जो गुरु होते थे वही सब करते थे। और जो है गुरु शिष्य को जो है अपने गुरु जो है शिष्य को प्रत्येक प्रकार का संरक्षण भी देते थे, जैसे कि उनकी सुरक्षा करना, उनकी देख रेख करना, उनको खाना मुहैया कराना, कपड़े, सब सारी की सारी व्यवस्था कह सकते हो गुरु ही करता था। और शिष्य के जैसे कि रहन सहन, वस्त्र, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा, भरण पोषण आदि का जो पूर्ण उत्तरदायित्व था गुरु ही करता था। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह गुरु बड़ी ही उदारता और तत्परता से करता था। आवश्यकता पड़ने पर गुरु शिष्य के रुग्ण होने पर उसकी वैसे ही सेवा करता था। रुग्ण का मतलब होता है जैसे कि कोई शिष्य जो है बीमार हो जाता था तो गुरु जो है बड़ी ही उदारता से तत्परता से जो है कह सकते हो उसकी वैसे ही सेवा करता था जैसे कि अपने पिता अपने जो है पुत्र की करता था। इस प्रेम और सौंदर्य को पाकर बालक अपने घर को ही भूल जाते थे, क्योंकि वहाँ जो गुरु होते थे इस तरह से उनके साथ जो है व्यवहार करते थे जैसे कि वो बालक जो है अपना घर ही समझते थे, उसको उस तरह से कह सकते हो व्यवहार करते थे, वे अपना घर ही भूल जाते थे। और जो शिष्य सारी आयु गृह ग्रह में रहकर, मतलब जो शिष्य रहते थे जो कि वहाँ पर गुरुकुल में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे और शिक्षा पाते थे, उन्हें जो है
अंतेवासिन कहा जाता था। मतलब जो शिष्य वहाँ पर ही उनके गुरुगृह में रहते थे, उनकी सेवा करते थे या फिर सारे शिक्षण में कार्य में भाग कह सकते हो उसमें हाथ बटाते थे, तो उन शिष्य को हम आत्ने वासिन कहा जाता था। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से शिक्षा के 5 उद्देश्य आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि शिक्षा के उद्देश्य तो पूछना स्वाभाविक है। तो शिक्षा का उद्देश्य जैसे कि व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है। व्यक्ति के अंदर जो सर्वोत्तम गुण हैं उनका विकास होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपना भला, अपने समाज का भला, अपने घर का भला, ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है। उसके बाद सामाजिक विकास भी करता है। जाहिर सी बात, जब कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो अपना तो करेगा ही भला, साथ में समाज का भी करेगा। ज्ञान का विकास ये भी इसका उद्देश्य, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से जो कि ज्ञान के बारे में जानता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में जो है बच्चा निर्णय कर पाता है। उसके बाद व्यवसायिक उन्नति का उद्देश्य, मतलब जो है जाहिर सी बात, कोई बच्चा जब पढ़ जाएगा, कोई व्यवसाय करेगा, कोई बिजनेस करेगा, तो कह सकते हो उसको भी सही भली भांति कर पाएगा। फिर है चारित्रिक और जो है नैतिक विकास, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बच्चे का जो है जो नैतिक है, जो चरित्र उसका भी विकास होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके उद्देश्य आपको लिखना है। अब यहाँ से शिक्षा का जो व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य क्या है आपको बताना। ये सभी इसके जो उद्देश्य हैं, इसमें से एक एक करके इसके उद्देश्य पूछ सकते हैं। जैसे कि शिक्षा का जो व्यक्तित्व विकास है ये क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो शिक्षा का व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा जो है व्यक्तिगत प्रयत्न है, मतलब प्रयास है। शिक्षा क्या है कि सभी व्यक्ति जो है प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं शिक्षा को पाने के। अतः शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यक्तित्व का विकास करना है, और व्यक्तित्व विकास से व्यक्ति समाज दोनों का विकास होता है। मतलब जब व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज और व्यक्ति दोनों का इसमें विकास होता है। और इस उद्देश्य के समर्थकों का तर्क है कि मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है, जो क्षमता होती है, इसका पूर्ण विकास करना होना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुल जो शिक्षा प्रणाली में और यूनानी शिक्षा प्रणाली में व्यक्तित्व विकास को ही महत्व दिया गया था। ठीक है, पेस्तालॉजी और फ्रोबेल, रूसो और जो आपके टिपिन, नॉन, मंटेसरी आज जो शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य का समर्थन किया था। तो इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। फिर यहाँ से लिखा हुआ है कि शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है इसको समझाइए, तो इसको भी समझ लीजिएगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य जो कि एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी को पता है, और बिना समाज के मनुष्य की कोई भी कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ समाज नहीं है वहाँ व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो बिना समाज के व्यक्ति का कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति जो है समाज में उत्पन्न होता है। व्यक्ति कहाँ उत्पन्न होता है, समाज में उत्पन्न होता है। समाज में उसका जो है पालन पोषण होता है, उसका विकास होता है, और समाज में वह जो है भाषा, साहित्य, अपनी कल्चर और सभ्यता और ज्ञान, ये सब चीज़ें जो है प्राप्त करता है। और समाज के अभाव से, मतलब यदि समाज का अभाव रहेगा, समाज की कमी रहेगी, तो जो व्यक्ति होगा कभी भी इंसान बन ही नहीं सकता है। व्यक्ति जो है क्या बन जाएगा, जानवर, हैवान बन जाएगा। ठीक है, और आगे है सब भी लिखा हुआ है कि सामाजिक उद्देश्य जो है राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ जो है मानता है। मतलब जो है सामाजिक जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो राज्य होता है इसको सर्वोत्तम मानता है। इसलिए शिक्षा का जो उद्देश्य है सामाजिक विकास होना चाहिए, जो नागरिक को राज्य के रक्षार्थ बलिदान हेतु तैयार कर सके। सामाजिक विकास के उद्देश्य के 2 रूप है, एक है उग्र रूप, दूसरा है उदार रूप। तो उग्र रूप में व्यक्ति के हित को ना देखते हुए राज्य के हित पर जब बल दिया जाता है। मतलब जो है उग्र रूप क्या है, इसमें जो है जब व्यक्ति के हित पर ना देख करके संपूर्ण राज्य के हित पर जब बल दिया जाता है तो इसको उग्रवाद कहते हैं, उग्र रूप कहते हैं। सामाजिक उद्देश्य का उदार रूप जो है ये प्रजातांत्रिक समाज में देखने को मिलता है। शिक्षा जो है सामाजिक सेवा के लिए होती है। इसमें जो है व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। तो इस तरह से आपको सामाजिक विकास आपको इसका लिखना है। अब यहाँ से लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतांत्रिक, इसको भी समझेंगे। लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था में लोकतंत्र के जो आदर्श स्थापित किए गए हैं वे लोकतांत्रिक मूल्य कहलाते हैं। मतलब जो है लोकतंत्र व्यवस्था में जो लोकतंत्र की जो आदर्श स्थापित किए गए हैं, लोकतंत्र में जो कहा गया है लोगों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, इसी को हम लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं। ये मूल्य
जैसे कि स्वतंत्रता, क्योंकि भारतीय जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना में भी कहा गया है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी शब्दों का उसमें जो उल्लेख है। और भी यहाँ से समाजवाद, न्याय। आज जो है प्राय कहाँ सुना जा रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जाहिर सी बात है, आपने सुना भी होगा लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि इसके निर्धारित आदर्श कहीं ना कहीं नकारे जा रहे हैं। इसमें जो आदर्श है लोगों को जो है नहीं दिए जा रहे हैं। लोगों को जो है फिर भी जो कि हमारा संविधान लोगों को सारी आज़ादी देता है, लेकिन फिर भी लोग क्या है, व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए उसका लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो इसका उद्देश्य है, शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो शैक्षिक दृष्टि से लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को जो है ज्ञान अर्जन करने, पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त होता है। देखो, लोकतांत्रिक शिक्षा का जो उद्देश्य रहता है, क्योंकि लोकतंत्र जिस भी देश में रहता है सभी के लिए जो भी जैसे कि निःशुल्क शिक्षा है, तो सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य शिक्षा जो की है, तो सभी लोगों के धर्म, सभी जो है जाति के लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ज्ञान अर्जन करने, पढ़ने लिखने का जो है अवसर प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार। मतलब जो है लोकतंत्र में जो शिक्षा का अधिकार है ये जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ना कि कुछ लोगों का अधिकार है। ये संपूर्ण लोगों का अधिकार होता है शिक्षा ग्रहण करना। भारतीय संविधान जो है पूर्ण लोकतांत्रिक है। जो भारत का संविधान है ये कैसा है, लोकतांत्रिक है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इसमें जो है प्रमुख अंग है। देश की शिक्षा संविधान के इन्हीं जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। संविधान अपने लक्ष्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जब न केवल बालकों को बल्कि प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब जो है इनका मतलब ये है, जो संविधान है अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर सकता है जब बच्चों को तो शिक्षा देना ही चाहिए, साथ में जो प्रौढ़ हैं उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए तब। उसके बाद यहाँ से शिक्षा के किन्हीं जो है 5 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये तो कार्य अभी मैंने आपको बताए थे, विकास के कार्य, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सृजनात्मक कार्य और जो चरित्र और व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य, ठीक है। अब यहाँ से शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के प्रकार में जैसे कि औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको हम समझेंगे। तो ये क्या है, इसको समझ लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से जो है पूर्ण होती है, इसे पूर्ण नियोजित शिक्षा भी कहते हैं। इस शिक्षा में जो है, ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा में शिक्षा के सभी जो है अंग प्रयत्न पहले से ही निर्धारित होते हैं। जैसे कि पढ़ाने वाला शिक्षक होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, जो पढ़ाया जाएगा वो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। पढ़ने का एक स्थान होता है जिसको हम विद्यालय कहते हैं। पढ़ने का समय होता है, इतना घंटे का ये पीरियड रहेगा, इतने समय में ये पीरियड आएगा और ये जो है सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ाएगा। सब चीज़ें इसमें से पहले से ही कह सकते हो प्लान्ड रहती हैं, ठीक है, नियोजित रहती हैं। इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब इतनी परिभाषा आपको स्पष्ट हो गया होगा कि औपचारिक जो शिक्षा है ये स्कूली शिक्षा है, जिसमें आप जाते हैं, जैसे कि आप पढ़ने जाते हैं तो उसके लिए एक विद्यालय होता है, उसमें पढ़ने जाते हो, आपको पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं। एक कह सकते हो स्थान होता है जहाँ, जिसको हम विद्यालय कहते हैं, वहाँ पर आप जाते हो ग्रहण करने। वहाँ पर जो कह सकते हो टीचर होता है, वहाँ पर पढ़ाने आपको आता है। तो इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। या जो है विद्यालय अध्ययन के साथ साथ चलती है और इसी के साथ जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये थी औपचारिक शिक्षा। अब नौपचारिक शिक्षा क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। नौपचारिक शिक्षा जो है, नौपचारिक शिक्षा और जो है तथा अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की स्थिति है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह जो है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक सम्मिश्रण है। परिभाषित रूप में हम कहें, नौपचारिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान पर और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मनुष्य को कुशलतापूर्ण जीवन यापन करने की तैयारी कराता है। इसी को हम नौपचारिक शिक्षा कहते हैं। नौपचारिक शिक्षा जो विद्यार्थी को सिखाना चाहे, सब जो है सिखाना चाहे या जो है जहाँ सिखाना चाहे, इसके सिद्धांत पर आधारित है। यह लचीली शिक्षा है। इसका पाठ्यक्रम विद्यार्थी के पर्यावरण और जो परिवेश से संबंधित होता है। मतलब जो वैसे कह सकते हो कि
नौपचारिक जो शिक्षा होती है इसमें देख लो, कोई भी जो कह सकते हो विद्यार्थी को जो सिखाना चाहे और जब सिखाना चाहे और जहाँ सिखाना चाहे ये सिद्धांत हो सकता है। देखो ये थोड़ी सी भिन्न होती है आपकी जो है कह सकते हो औपचारिक शिक्षा से। कैसे भिन्न होती है? जैसे कि औपचारिक शिक्षा के लिए आपका एक स्कूल होता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है, लेकिन ये शिक्षा क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई स्कीम आती है सरकार की तरफ से, तो एक बोर्ड लगाते हैं, आप लोग को आते हैं शिक्षित करने के लिए, आपके गांव में आए, फिर वहाँ गांव में गए, तो इस तरह से जब कोई कह सकते हो ये कहीं पर भी दी जा सकती है, तो इस तरह की जो शिक्षा होती है इसी को हम नौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये हुई नौपचारिक शिक्षा। और आपकी गैर अनौपचारिक शिक्षा एक होती है, ये है औपचारिक शिक्षा। एक गैर औपचारिक होती है जिसको जो विद्यालय नहीं जाते हैं ऐसे ही सीखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल के माध्यम से सीख गए, पास पड़ोस में जो लोगों की बातों के माध्यम से सीख गए, उसको हम गैर अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अभी हम आगे उसको भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, इसको हम समझेंगे। तो औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा अभी मैंने आपको बताया, इसमें से सारी की सारी प्लानिंग पहले से होती है, एक विद्यालय होता है, उसमें जो है कह सकते हो जो बालक होता है पढ़ने जाता है, टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, उसके लिए एक सिलेबस होता है, एक समय होता है कितनी देर से इतनी घंटे की क्लासें चलेंगी, तो ये सब चीज़ें पहले से जो है कह सकते हो प्री प्लान्ड होती हैं, इसी को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा ठीक व्यायामशाला, पुस्तकालय, विद्यालय, चर्च या फिर धार्मिक संस्थानों में दी जाती है। अब जो है अनौपचारिक शिक्षा क्या, इसको समझ लीजिएगा। शिक्षा के अनौपचारिक साधन अनिश्चित रूप से में होते हैं। अनिश्चित रूप का मतलब यह होता है इनमें कोई भी जो औपचारिकता नहीं होती है, ना ही कोई नियम, ना ही कोई व्यवस्था होती है। वास्तव में ऐसी सामाजिक या फिर कह सकते हो संस्थाएं होती हैं समाज की, या फिर व्यक्तिगत कुछ भी जैविक या रक्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के विचारों से बनती है और कार्य करती हैं। शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं जैसे कि परिवार, वर्ग, जाति, समुदाय आदि। मतलब इसका ये हुआ जैसे कि आप बिना स्कूल गए पास पड़ोस के लोगों से कोई चीज़ सीख लो, दोस्तों के से सीख लो, किसी को देख देख कर सीख लो, मोबाइल से देख लो, टेलीविज़न से सीख लो, तो बिना स्कूल गए जो शिक्षा ग्रहण की जाती है किसी भी क्षेत्र में, इसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे कि कोई बच्चा होता है स्कूल नहीं जाता तो अपने परिवार के से ही थोड़ा बहुत सीख लेता है, ठीक है, जाति या फिर अन्य जो समुदाय कह सकते हो, या फिर अपने दोस्त वगैरह से जो सीखता है, इसी को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, बिना स्कूल गए, ठीक है। और इसकी कोई भी ना अवधि होती, ना इसका कोई सिलेबस होता है। व्यक्ति केवल अपने अनुभव से दूसरे की नकल करके सीखता है, दूसरे को देख के। चलिए, अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के जो है दो ध्रुव होते हैं, एक और विद्यार्थी, दूसरी और जो है शिक्षक होता है। अब द्विध्रुव कौन कौन से होते हैं? एक होता है पढ़ने वाला मतलब स्टूडेंट, दूसरा होता है पढ़ाने वाला मतलब टीचर। इसलिए शिक्षा के दो ध्रुव इसको कहा गया है। तो एडम्स के अनुसार शिक्षा के जो है दो ध्रुव होते हैं, एक और विद्यार्थी, दूसरी और जो है शिक्षक होता है। तात्पर्य यह है कि प्रक्रिया अकेले नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है अकेले नहीं होती है। एक तो पढ़ने वाला होना चाहिए, दूसरा पढ़ाने वाला, अपितु दोनों के संपर्क में ही होती है। विद्यार्थी और शिक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस विचार को कुछ विद्वानों ने सीखने और सिखाने की प्रक्रिया भी कहा है। डीवे ने व्यक्ति और समाज दोनों के विचार में लिखा है कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति की जो है उन तमाम शक्तियों के विकास का नाम है जो व्यक्ति को अपने वातावरण पर जो है नियंत्रित करने के लायक बना देती है और उसका जीवन भली भांति व्यतीत करने के योग्य हो जाता है। और इस प्रकार शिक्षा जो है व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि शिक्षा के त्रिध्रुव होते हैं, तीन ध्रुव होते हैं। तो तीन ध्रुव जब पूछेगा तो उसमें क्या करना, जैसे कि दो ध्रुव में आपने पढ़ा, एक जो है स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला, दूसरा पढ़ाने वाला जो है टीचर होता है। और तीन ध्रुव में क्या होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, सिलेबस भी होता है। क्योंकि टीचर जो होगा आपको क्या पढ़ाएगा, भैया कुछ होना भी तो चाहिए सिलेबस। तो इसमें जो है आपको एक शब्द बढ़ा देना कि पाठ्यक्रम, क्योंकि टीचर जब जाएगा, आपको पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाला टीचर है, तो क्या पढ़ाएगा वो पाठ्यक्रम भी तो होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के तीन ध्रुव बताए हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, पाठ्यक्रम वाला शब्द आपको बढ़ा लेना है, मैं लिख देना है, चलेगा। अब यहाँ से सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी अवधारणा को आपको स्पष्ट करना है।
सामाजिक परिवर्तन की जब बात आती है तो इसकी परिभाषा बहुत ही सुंदर सी है, बहुत ही अच्छी सी है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक का मतलब होता है समाज, परिवर्तन का मतलब होता है उसमें बदलाव कोई। तो जाहिर सी बात है, समाज में चाहे कोई भी बदलाव हो, चाहे व्यक्ति के पहनावे में बदलाव हो, या फिर उसके कह सकते हो खाने पीने में बदलाव हो, या फिर उसके संसाधन में बदलाव हो, जैसे कि पहले साइकिल से चलता था अब गाड़ी से चलने लगा है, या फिर अन्य कोई भी बदलाव हो उसमें, चाहे पहले जो है कीपैड का फोन यूज करता था अब 4G 5G यूज कर रहा है। तो समाज में कोई भी बदलाव हो, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये एकदम सरल शब्दों में आप कह सकते हो। इसके यदि हम बात करें जो इसमें लिखा हुआ है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, तो समाज संबंधी बदलाव या भिन्नता, अर्थात समाज में होने वाला जो परिवर्तन होता है, ठीक है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। समाज का प्रमुख जो आधार है मनुष्य की जो है अंतःक्रियाएं हैं, क्योंकि समाज का जो किसके द्वारा बना हुआ, कहोगे मनुष्य के द्वारा, तो मनुष्य में जो बदलाव आता है, ठीक है, बदलाव किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, और ये जो है अंतःक्रिया सदैव जो है परिवर्तित होते ही रहते हैं। इसी कारण हमारा समाज भी जो है परिवर्तित होता रहता है। यहाँ से बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हैं जैसे कि गिलिन महोदय ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मतलब जो है ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है हम जीवन की जो स्वीकृति होती, जो विधियाँ होती जीवन जीने की, इसी के रूप में हम जो परिवर्तन होता है इसके रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगली परिभाषा जॉनसन महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों की क्रियाओं विचारों में होने वाला जो परिवर्तनों के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, कार्य करने का जो तरीका होता है, जो उनके विचार में बदलाव होता है, या फिर अन्य किसी क्षेत्र में जो बदलाव होता है, ये जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगली परिभाषा मैकरम पेज जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को जाल, जो सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है, इसी को समाज कहते हैं। इनका कहना अब यह है कि सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में, मतलब क्योंकि समाज को क्या कहा गया है, ठीक है, समाज को क्या कहा गया है, सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है समाज को। तो जो सामाजिक संबंध है उसमें जो परिवर्तन होता है, इसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ से फिर आगे लिखते हैं कि उन परिवर्तनों को, मतलब जो समाज में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को ही केवल सामाजिक परिवर्तन मानेंगे जो इसमें, अर्थात सामाजिक संबंधों में है। ठीक है, इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से लोकतांत्रिक शिक्षा के 5 उद्देश्य आपको बताना है। वैसे तो इसके बारे में चर्चा कर चुका था, लेकिन यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। तो जनतंत्र और शिक्षा एक दूसरे के लिए आवश्यक है या फिर महत्वपूर्ण है, अतः दोनों में पर्याप्त जो है साम्यता दिखाई देती है। जनतंत्र तो की जनता का शासन है, अतः जनतंत्र में जन शिक्षा को पहले स्थान मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा के रूप ऐसा होता है जो सारी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और जन शिक्षा सभी नागरिकों के लिए होती है। जनतांत्रिक जो शिक्षा है इसका उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे कि प्रेम, सहकारिता और पारस्परिक जो है संपर्क के आधार पर घर और समाज की योग्य सदस्यता का जो है विकास करना, व्यवसायिक कुशलता, नैतिकता का विकास करना, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, चरित्र का विकास करना, अनुशासन वृत्ति का विकास करना, बुद्धि ज्ञान को जो है प्रशिक्षित करना, उसमें सुधार करना। ठीक है, फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत की जब बात आती है तो धरोहर होती है, जो कि हमारी विरासत होती है, इसको कह सकते हो। तो संस्कृत जो है मानव मन की सबसे महान अवधारणा है। संस्कृत हमें जो है विरासत से जो है प्राप्त होती है। हमारे जो पापा मम्मी जो कल्चर में जी रहे हैं, उनका जो पहनावा है, उनका जो पूजा पद्धति है, तो इस तरह से हमको विरासत में मिलती है। तो समानता किसी देश की संस्कृति से जो है वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो वेशभूषा है, पहनावा है, जो वहाँ के आचार विचार है, जो खान पान है, जो खाते हैं, भाषा उनकी जो है, जो साहित्य है, जो उनका धर्म है, हम जो विश्वास करते हैं जिस धर्म में, आदि जो है समझा जाता है। समाज में रहने के संपूर्ण स्वरूप को हम संस्कृत कहते हैं। मतलब समाज में रहने वाला जो संपूर्ण स्वरूप होता है, इसी को हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत में ये सब बातें निहित होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी, इस तरह से व्यक्ति को स्वतः प्राप्त होती रहती है। यह क्रम जो है
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विशेषता क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो संस्कृत जो है मनुष्य के सीखे हुए अच्छे व्यवहार को कहते हैं। गांधी जी के अनुसार संस्कृत जो है नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यवहारों में इसे प्रकट होना चाहिए। इसकी निम्नलिखित विशेषता है, जैसे कि संस्कृत जो है सामाजिक क्रिया की मानव उपज है, और संस्कृत जो है जैविकीय और सामाजिक जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति के लिए समाज स्वीकृति व्यवहार करती है। और संस्कृत जो है धीरे धीरे जो है कह सकते हो संचित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। संस्कृत जो है अपने लक्षणिक गुणों के कारण जो है मनुष्य के लिए अर्थपूर्ण है। संस्कृत जो है विशेष समाज में अपने विशेष काल में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सीखी जाती है। और संस्कृत जो है व्यक्ति के निर्माण में मौलिक है। संस्कृत में जो है भौतिक और अभौतिक दोनों इसमें तत्व जो है एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है। अब यहाँ से मूल शिक्षा की अवधारणा क्या है इसको आपको बताना है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो मूल पर एक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें जो है हमारे नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक मूल है इसमें समाहित हों। मूल शिक्षा का मतलब क्या है, जिसमें हमारे जो नैतिक मूल्य है, जो सामाजिक मूल्य, जो सांस्कृतिक मूल्य, जो आध्यात्मिक मूल्य है, जिसमें समाहित हो, इसी को हम मूल शिक्षा कहते हैं। इसमें विभिन्न जो है विषयों को मूल परक बनाकर उसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है, जिससे उसका संतुलन सर्वोत्तम जो है मुखी हो विकास हो सके, मतलब जो सर्वोत्तम विकास हो सके उसका। ठीक है, व्यक्ति का। अब यहाँ से वैल्यू एजुकेशन के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, मूल शिक्षा के एक होता है मूल्यों की शिक्षा तथा मूल्य समाहित और मूल्य परक शिक्षा। तो प्रथम में हम जो है नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य की शिक्षा स्वतंत्र विषय के रूप में जो है देना चाहिए। मूल परक शिक्षा में सभी विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल समाहित करके उक्त मूल्यों के विकास पर बल देना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा क्या है इसको स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय भावना एकता का क्या है, मूल है। और राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है कि राष्ट्र के जो निवासी हैं इसकी भावात्मक आंतरिक जो एकता है, जिससे राष्ट्र के लोग जो अपनी विशिष्ट जो जाति हैं, जो धर्म है, जो उनके संस्कृत है, जो संप्रदाय है, जो उनका प्रांत है, इसके जो है संकीर्ण स्वार्थ को भूल कर, मतलब यह उनका धर्म चाहे कोई भी हो, उनकी जाति कोई भी हो, उनकी कल्चर कोई भी हो, कुछ भी चीज़ वे खाते पहनते हो, उनसे कोई भी मतलब नहीं है, उन सभी को भूल कर जो संपूर्ण राष्ट्र है इसकी एक सामान्य जो भाषा है, जो सामान्य भौगोलिक, जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, जो सामान्य जीवन शैली है, उसको जो अपना लेते हैं और राष्ट्र निर्माण में जब कह सकते हो भाग लेते हैं, ठीक है, उसमें योगदान देते हैं, इसी को हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इस प्रकार का सूत्र में बंधे हुए लोग पूरे देश राष्ट्र हित की आकांक्षा करते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में शिक्षा की क्या भूमिका है, क्या इसकी रोल है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एक ऐसी जो है योग्यता है जो आलोचनात्मक रूप से सभी लोगों के आचार विचार का निरीक्षण करे, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी एक दूसरे से प्रशंसा करे। ठीक है, जिनसे उनकी जो राष्ट्रीय एकता है और जो उनकी कल्चर है इसका जो है ध्यान न रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना मतलब ये होता है कि कोई भी देश का व्यक्ति हो तो उसकी देश राष्ट्रीयता न देखी जाए, उसकी कल्चर, बल्कि ये देखा जाए कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति अच्छा कैसा है कि नहीं अच्छा है। तो जब अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा है। तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में शिक्षा की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास शिक्षा के द्वारा मानवीय एकता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करके सहजीविता के सिद्धांत, विश्व शांति, पंचशील के सिद्धांतों का जो है कह सकते हो अनुशीलन करके, और कह सकते हो अंतर संस्कृति के जो प्रसार है उसका, विश्व नागरिकता की जो शिक्षा के द्वारा, अध्यात्मवाद के द्वारा विश्वव्यापी संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है। फिर है मानव संसाधन विकास में जो शिक्षा का योगदान। तो मानव जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उत्पादन, उपभोक्ता और संरक्षण ये तीनों है।
तीनों क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य जो है किसी चीज़ का उत्पादन भी करता है, उसका उपभोग भी करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। और मनुष्य के उपयोग को चलते ही, मनुष्य का जो जो उपयोग करता है, इसके चलते ही कोई प्राकृतिक वस्तु संसाधन बनती है और मानव संसाधन के गुणात्मक परिवर्तन करती है और उसे इस योग्य बनाती है कि वह परिवार जो है, समाज, राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। शिक्षा जो है मानव को प्राध्यापक, अधिवक्ता और इंजीनियर, डॉक्टर, कुशल प्रशासक व जो सक्षम नेतृत्व के गुणों से भरपूर करके राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और वर्तमान सरकारें जो शिक्षा के द्वारा जनतांत्रिक सुधार का प्रयत्न भी कर रही हैं, प्रयास भी कर रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही आपने देखा होगा बहुत सारे परिवार या फिर कह सकते जो समाज है, जो हमारा राष्ट्र है, इसमें बहुत सारे लोग टीचर बनते हैं, अधिवक्ता बनते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, अन्य किसी चीज़ में जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें बनते हैं। तो ये होता है मानव संसाधन विकास। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है, चलिए, हाँ, फिर यहाँ से दिया हुआ है सामान्य शिक्षा क्या है। यहाँ से इसमें दिया हुआ है सामान्य शिक्षा क्या है। शिक्षा की यहाँ से परिभाषा दी हुई है। तो सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। जो आपकी सामान्य शिक्षा है, इस शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, जब शिक्षा किसी विशेष उद्देश्य में नहीं दी जाती है, मतलब कोई भी शिक्षा का कोई उद्देश्य ना हो, तो उस शिक्षा को हम सामान्य शिक्षा कहते हैं। जैसे कि आधुनिक हायर सेकेंडरी स्कूल में इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा का कोई भी विशेष उद्देश्य नहीं होता है। अब यहाँ से शिक्षा के अभिकारक से क्या आपका तात्पर्य है, क्या आशय है, इसको भी समझ लीजिएगा। शिक्षा के अभिकरण एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो शिक्षा एक जो है, शिक्षा एक क्या है, सप्रयोजन एवं जो है सचेतन प्रक्रिया है, जिसका एक जो है निश्चित उद्देश्य होता है। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य रहता है व्यक्ति का विकास करना। अब व्यक्ति का जब विकास होगा तो व्यक्ति समाज का विकास करेगा, देश का विकास करेगा। इसके अलावा व्यक्ति जो है, जो शिक्षा होती है व्यक्ति और समाज के बीच और शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसी दशा में शिक्षा एक जो है साध्य है, जिसकी प्राप्ति का साधन कह सकते हो या फिर माध्यम, साधन या अभिकारक कहलाता। मतलब जो है वैसा कह सकते हो कि ये जो होता है, इसका जो उद्देश्य रहता है शिक्षा का, क्या रहता है, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य रहता है, जो शिक्षा का उद्देश्य रहता है, जो व्यक्ति हो, जो समाज है, इसका विकास करना। ठीक है, और इसके बीच कह सकते हो जो टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, इसके बीच जो जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसी दशा में शिक्षा एक साध्य होता है, एक साधन होता है, जिनकी प्राप्ति जिस भी माध्यम से होती है। जैसे कि शिक्षा की प्राप्ति किस माध्यम से होती है, टीचर के माध्यम से। तो ये जितने भी इसकी प्राप्ति के साधन जो होते हैं, जो माध्यम होते हैं, इसी को हम अभिकारक जो है कहते हैं। तो इस प्रकार जो अभिकारक वह सहायक यंत्र है जिससे शिक्षा का उद्देश्य जो प्राप्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में अभिकारक एक महत्वपूर्ण जो है, अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कारक एवं जो है युक्ति है। ठीक है, आगे यहाँ से परिभाषा और भी लिखी हुई है कि साधन जो है वह शक्ति या जो है वस्तु है, जो कार्य की पूर्ति के कारण या जो है माध्यम होता है और अपनी शक्ति को प्रभावपूर्ण एवं जो सक्रिय रूप से काम में लाता है, ताकि जो है साध्य अथवा लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति सरलता पूर्वक हो सके। इसी को हम अभिकारक या जो है साधन कहते हैं। ठीक है, चलिए, फिर यहाँ से पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको हम समझेंगे। तो जर्मनी के जो कि विख्यात एक शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल, इन्होंने जो है ब्लैकेनबर्ग नाम के जो है गांव में सर्वप्रथम पूर्व प्राथमिक शिक्षा की स्थापना की थी। ठीक है, हमारे जर्मन के बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं फ्रोबेल महोदय। इन्होंने जो है ब्लैकेनबर्ग, एक वहाँ का गांव था, उसमें इन्होंने जो है सर्वप्रथम सबसे पहले जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उस विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। और इन विद्यालय में कम से कम 4 वर्ष के बच्चे को जो है प्रवेश दिया जाता था। इसमें जो है 4 वर्ष के कम से कम बच्चे को जो प्रवेश दिया जाता था। और 20वीं सदी के आरंभ में
इटली की डॉक्टर मेरिया मंटेसरी ने मंटेसरी स्कूल की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद जो कि इटली के एक कह सकते हो एक शिक्षा शास्त्री थी जिसका नाम था मेरिया मंटेसरी, तो इन्होंने अपने नाम से मंटेसरी स्कूल की शुरुआत की, जिसमें 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक आयु के जो बालक थे, इनको जो है विभिन्न उपकरणों की सहायता से खेल खेल में शिक्षा प्रदान की थी। तो इन्होंने जो स्कूल खोला तो इसमें छोटे बच्चों के लिए जो भी खिलौने होते हैं खेल खेल में जिसके माध्यम से सीखते हैं, सारी व्यवस्था की। और भारत देश में सन 1939 और 40 में डॉक्टर जो है मंटेसरी का आगमन हुआ, जो कि इटली की जो मंटेसरी थी ये जब भारत आई, ठीक है, जब इनका आना हुआ तब जो है उस समय ही ईसाई जो है मिशनरी के द्वारा भारतीयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। तो भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी मंटेसरी का, जब यहाँ पर आगमन हुआ इटली से जब भारत आई तो इन्होंने ही यहाँ पर इसका आगमन किया या फिर सूत्रपात किया। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे कि बालक में अच्छी व जो स्वास्थ्य आदतें हैं उसका विकास करना, व्यक्तिगत अनुकूलन के लिए बुनियादी योग्यता जो है उसको पैदा करना, जैसे कि वस्त्र धारण करना और जो है नहाना धोना, शौच कार्य, सफाई आदि का जो है ज्ञान इसमें दिया जाता है। फिर है वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों जैसे शिष्टाचार को विकसित करना। तो बालक को अपनी अनुभूतियों और संवेगों को व्यक्ति या फिर अभिव्यक्ति करने और समझने स्वीकार करने हेतु मार्गदर्शन देकर संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है। सौंदर्य बोध को प्रोत्साहित करना, वातावरण से संबंधित जो बौद्धिक जिज्ञासा है उसको उत्तेजित करना और उस संसार को जिसमें वह रहता है उसको समझने में सहायता करना तथा उसमें नवीन रुचियां भी उत्पन्न करना होता है इसका उद्देश्य। तीसरा से आपको लिखना है। फिर यहाँ से है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है उसको समझिएगा। अभी आपने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में समझा, ठीक है। अब यहाँ से हम प्राथमिक शिक्षा क्या इसको समझ लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसमें से कम 2 तो पक्का आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अब यहाँ से प्राथमिक शिक्षा क्या इसको समझ लीजिएगा। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को, जो औपचारिक शिक्षा होती है जो विद्यालय में ग्रहण की जाती है, इसकी जो प्रथम स्तर की जो कह सकते हो शिक्षा होती है इसी को हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इसमें जो है बालक की जो आयु होती है, इसमें जो एडमिशन लिया जाता है 6 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के होने पर इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यह साधारण जो है 14 वर्ष की आयु तक जो है चलती है, ठीक है। ये जो है 6 से 7 वर्ष से प्रारंभ होती है, 14 वर्ष तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक जो है किसी शिक्षा संस्थान में नियमित ढंग से विद्या अध्ययन जो है प्रारंभ कर देता है। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के सभी जो बालक बालिकाएं हैं इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प निहित है और सन 1960 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की समय सीमा भी निर्धारित की गई थी और 5 दशक बीत जाने के बाद भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम काफी दूर हैं। अब जो है प्राथमिक शिक्षा के महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसका सबसे पहले महत्व समझ लीजिएगा। सामाजिक न्याय लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत जो है कह सकते हो महत्वपूर्ण है और जो है देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम प्राथमिक शिक्षा जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। और लोकतंत्र और शिक्षा दोनों ही एक दूसरे के सिक्के होते हैं, एक दूसरे के पहलू हैं एक ही सिक्के के, और एक के अभाव से मतलब जो है लोकतंत्र जो शिक्षा है ये एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। यदि किसी का अभाव रह जाएगा, किसी की कमी हो जाएगी, ठीक है, यदि किसी की कमी हो जाएगी तो इससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो लोकतंत्र का आधार शिक्षा और शिक्षित नागरिक होते हैं जो चुनाव करते हैं और जिन्हें जो है चुना जाता है। दोनों के लिए शिक्षा होना आवश्यक है। शिक्षित नागरिक अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से जो है कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति जब शिक्षित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सही से निर्णय ले पाएगा, क्या सही है क्या गलत है। शिक्षित होगा तो जो वोटिंग करेगा अपने जो है हित के लिए करेगा, ऐसे व्यक्ति को वोट देगा जो समाज के लिए हित करे। तो ये जो है कह सकते हो शिक्षा जो है लोकतंत्र और शिक्षा दोनों एक दूसरे के क्या पहलू है, तो एक के अभाव से कह सकते हो सफलता संभव नहीं होती है, ठीक है। और शिक्षित नागरिक जो है अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से करते हैं। इससे जो है राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और देश में
अमन जो चैन है ये भी रहेगा। प्रारंभिक शिक्षा के अभाव से देश का सामान्य नागरिक ना तो अधिकारों को लाभ ले पाता है, मतलब कह सकते हो जो प्राथमिक शिक्षा होती है, देखिए इसकी अभाव है कि लोगों में, तो ना तो व्यक्ति कह सकते हो अच्छा नागरिक बन पाएगा सामान्य, ना ही जो कह सकते हो जो अधिकार मिले हैं संविधान से उनका लाभ ले पाएगा, और ना ही कर्तव्यों को पूरा कर पाता है। अज्ञानता लोकतंत्र के लिए खतरा है, अतः प्रारंभिक शिक्षा का जनतंत्र में सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, अब है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। तो प्राथमिक शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि शिक्षा के मूल अधिकारों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना, बालक की भौतिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक जो आवश्यकताएं हैं इसको पूरी करके उसके जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना, और बालक में देश प्रेम, अपने जो रीति रिवाज है, जो उनकी कल्चर है उसके प्रति प्रेम भाव तथा उनमें जो नागरिक गुण होते हैं उनको उत्पन्न करना, जिससे वह देश प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन सके। और फिर इसका अगला उद्देश्य है बालक में अंतर्राष्ट्रीय भाव और भाईचारा का जो भावना होती है, जो भाव होता है उसका विकास करना, और श्रम के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना, बालक को वास्तविक क्रियाओं अनुभव की जानकारी कराकर भावी जो जीवन है उसके लिए तैयार करना। तो ये थे इसका उद्देश्य। अब यहाँ से मॉन्टेसरी स्कूल क्या है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो जिस विद्यालय में मॉन्टेसरी पद्धति से शिक्षा दी जाती है उसे हम मॉन्टेसरी स्कूल कहते हैं। ठीक है, संगठन की दृष्टि से मॉन्टेसरी जो विद्यालय है इसका महत्व बहुत अधिक है। यह विद्यालय शिशुओं के घर की भांति होता है, मतलब ये जो विद्यालय होता है जैसे कि शिशु की जिस तरह से घर पर देखभाल होती है, ठीक उसी प्रकार इस विद्यालय में भी उसी प्रकार शिशु की देखभाल होती है, जिसमें बच्चे को घर की भांति समस्त जो सुविधाएं होती हैं प्रदान की जाती हैं। और इस बाल घर में अनेक कमरे होते हैं, हरी भरी फुलवारी होती है, जिसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बच्चे स्वच्छता पूर्वक भ्रमण करते हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी विद्यालय में अध्यापक पथदर्शक के रूप में होते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए प्रायः अध्यापकाएं होती हैं, जो कह सकते हो अध्यापक जो मैम होती हैं, जो अध्यापकाएं होती हैं वे रखी जाती हैं। मॉन्टेसरी इन्हीं निर्देशिका कहना अधिक उपयुक्त मानती है। मॉन्टेसरी विद्यालय में अनुशासन की समस्या का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बालक अपनी रुचि योग्यता के अनुसार खेलते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा की कह सकती जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट आपको करना है। तो शिक्षा वह प्रक्रिया है, मॉन्टेसरी कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करता है तथा उसका समग्र और सामयिक विकास भी संभव होगा। और शिक्षा द्वारा बालक का जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, जो नैतिक विकास है, ये भी अवश्य है, इसी के द्वारा होगा। मॉन्टेसरी का मानना है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? गतिशील प्रक्रिया है जो बालक को जीवन के कार्य जो कलाप होते हैं, जीवन के जो क्रियाकलाप होते हैं, इससे परिचित कराती है और इस विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है। मॉन्टेसरी के विचार के अनुसार इसी को सच्ची शिक्षा बताते हुए जो कि टोजियार ने लिखा है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के विकास का मानव जाति के विकास से सामंजस्य स्थापित करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है ये भी समझ लीजिएगा। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य, जैसे कि शिशु में जो शारीरिक और जो इंद्रिय शक्तियाँ हैं उसका विकास करना है, शिशु का समग्र विकास करना है, ये सभी इसके उद्देश्य है। परिस्थिति के अनुकूल ढालने की योग्यता उत्पन्न करना है, शिशु की व्यवहारिकता इसके गुण उत्पन्न करना है, समस्याओं का दृढ़ता से सामना करना है। मॉन्टेसरी के अनुसार मानव जाति अपनी आवश्यकताओं का जिसमें शांति एकता है तभी समाधान कर सकती है जब उसका ध्यान एवं समस्त शक्तियाँ व्यक्तित्व की असीम संभावनाओं के विकास में जग जाएं। तो ये थे इसके उद्देश्य। ठीक है, अब यहाँ से नैक क्या है? नैक आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक संस्थान है जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन करती है, उसका प्रत्ययन मतलब उसका मान्यता का कार्य करती है। एक ये संस्था है सरकार की, जैसे कि जो विश्वविद्यालय होती हैं तो उच्च शिक्षा जो देते हैं, जैसे कि आप लोग उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो
इन सभी स्कूलों की या फिर कह सकते हो विश्वविद्यालय की मान्यता देता है, उनका कार्य देखती है। ठीक है, इसकी स्थापना जो 1994 में की गई थी, विशेषकर नए जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के भौतिक सुविधाओं के साथ साथ शैक्षिक गैर शैक्षिक पाठ सहगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन करती है। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, इन सभी का मूल्यांकन करती है। चलेगा, अब यहाँ से हम शिक्षा के बारे में और भी समझेंगे। मैंने आपको शुरुआत में शिक्षा की परिभाषा, मैंने आपको 2 परिभाषा कराई थी जो कि एग्जाम में पूछा था। अब यहाँ से शिक्षा का हम संकुचित अर्थ, इसका व्यापक अर्थ यहाँ से हम समझेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछता है कि शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ की हम बात करें तो शिक्षा जो है वह शिक्षा जो बालक के जीवन काल में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर एक निश्चित समय पर जो समाप्त हो जाती है, वह जो है शिक्षा संकुचित अर्थ में के अंतर्गत जो है मानी जाती है। मतलब जो है संकुचित अर्थों में कहें शिक्षा की परिभाषा, तो वह शिक्षा जो बालक के जीवन काल में एक निश्चित समय से शुरू होती है, ठीक है, जैसे कि बचपन से शुरू होती है, फिर शिक्षा ग्रहण एक समय तक की जाती है, फिर एक खत्म हो जाती है। इसको हम संकुचित अर्थ में मानते हैं इसकी परिभाषा। या जो है पूर्ण रूपों विद्यालय में जो है प्राप्त होती है, एक निर्धारित इसका पाठ्यक्रम बालक द्वारा निर्धारित एक समय सीमा में जो है पढ़ाया जाता है, शिक्षक के द्वारा ये पढ़ाया जाता है, इसमें टीचर होता है आपको पढ़ाने के लिए। यह शिक्षा जो है पूर्ण योजना के अनुसार चलती है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि विशेष प्रकार की पुस्तकें पढ़ना ही शिक्षा है। ठीक है, अब यहाँ से हम व्यापक अर्थों में बात करें शिक्षा की, तो वास्तव में यदि देखा जाए तो निष्पक्ष भाव से शिक्षा की जो उत्पत्ति है, मूलक अर्थ को शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है कहा जा सकता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम व्यापक अर्थों में बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया, क्योंकि शिक्षा जो है व्यक्ति जो कि जब तक मरता नहीं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, यह जो है बालक के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु के पूर्व तक जो है चलती रहती है। इसमें जो है शिक्षा का प्रारंभ जो है माँ के गोद से जो है प्रारंभ होता है, तो इसलिए जो है माँ को क्या है आदर्श अध्यापिका कहा गया है। ठीक है, तो जो है सीखने और सिखाने वाला इसमें कोई नहीं होता है, सीखने वाला सिखाने वाला भी होता है आप कह सकते हैं, और जो है सीखने वाला सिखाने वाला भी होता है। तो इसमें जो है शिक्षा जो है जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो विद्यार्थी होता है, इसका दूर दूर से कोई भी रिश्ता नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्ति कह सकते हो, इसमें व्यापक अर्थों में बात कही है। तो ये जन्म से प्रारंभ होती है शिक्षा ये, और व्यक्ति की मृत्यु तक जो है चलती है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है, चाहे अनुभव के माध्यम से सीखे, तो इस तरह से सीखता है। तो इसमें बालक और जो टीचर इसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं होता है। ये था इसका व्यापक अर्थ। अब यहाँ से शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक जो साधन है इसके बीच में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कॉमन क्वेश्चन है ये, तो इसके अंतर भी समझ लीजिएगा। तो जैसे कि औपचारिक जो है साधन, औपचारिक शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा के लिए एक प्री प्लान्ड होती है, एक योजना होती पहले से कि एक विद्यालय होगा, ठीक है, उसमें जो है विद्यार्थी जाएगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, टीचर आएगा उसको पढ़ाने के लिए, उसमें पाठ्यक्रम होता है, एक सिलेबस होता है, ठीक है, इतने घंटे तक क्लासें चलेंगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ये होती है औपचारिक शिक्षा। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा में कोई भी जो है स्कूल नहीं होता है, कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता है, कोई भी इसमें टीचर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति जब अपने पास पड़ोस, अपने समाज से, ठीक है, अपने दोस्त व्यवहारी से, किसी को देखकर जब कोई चीज़ ज्ञान अर्जित करता है फिर सीखता है, इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसके बीच में अंतर देखिएगा। औपचारिक साधन जो है कृत्रिम होते हैं, ठीक है, कृत्रिम मतलब होता है सीखे जाते हैं, जबकि इसमें क्या है अनौपचारिक क्या है साधन, ये स्वाभाविक रूप से शिक्षा देते हैं, जो अनुभव के माध्यम से अपने सीखते हैं। औपचारिक साधन जो है प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देते हैं, जबकि इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति शिक्षा जो है प्राप्त करता है। इसमें जो है शिक्षा जो है निश्चित जो है इसकी व्यवस्था होती है, एक अवधि तक जो है दी जाती है। मतलब जो इसमें व्यवस्था होती है शिक्षा कहाँ दी जाएगी, उसके लिए स्कूल होगा और एक अवधि तक, इतने घंटे तक, इतने घंटा तक जो है स्कूल चलेगा, क्लासें रहेंगी। जबकि इसमें क्या है औपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में है कि यह जो है शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये शिक्षा क्या है व्यक्ति के माँ के जो है पेट से शुरू होती है और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक ये चलती है। उसके बाद अगला जो अंतर है, औपचारिक में जो है इसमें व्यवस्थित विद्यालय होता है,
ठीक है, इसमें टीचर होते हैं पढ़ाने वाले। जबकि इसमें क्या है, इसमें जो व्यक्ति होता है अनौपचारिक शिक्षा में, इसमें जो है जीवन की जो वास्तविक परिस्थितियाँ होती है उससे व्यक्ति सीखता रहता है। जो परेशानियाँ होती हैं, जो घटित होता कोई चाहे, तो उससे व्यक्ति सीखता रहता है। फिर इसमें है, इसमें शिक्षा जो आवश्यक है। औपचारिक जो है इसमें शिक्षा आवश्यक, जबकि अनौपचारिक में जो इसमें जीवन के द्वारा प्राप्त अनुभव से जो व्यक्तित्व का विकास होता है ये जरूरी होता है। फिर है, यह जो है पूर्व नियोजित होती है, यह शिक्षा पूर्व नियोजित है। तो औपचारिक जो शिक्षा होती है पूर्व नियोजित इसलिए कहा गया है, इसमें पहले से योजना होती है। एक विद्यालय होगा, उसमें विद्यार्थी पढ़ने जाएंगे, टीचर पढ़ाएगा आपको, इसका सिलेबस होगा जो पढ़ाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, और कितने जो है समय तक कौन सा जो है पीरियड रहेगा, मतलब जो है इतनी अवधि तक इतनी देर तक पढ़ाया जाएगा, उसमें कितने पीरियड रहेगा, हर सब्जेक्ट का एक टीचर अलग रहेगा। ये सारी चीज़ें इसमें पहले से नियोजित होती हैं। जबकि अनौपचारिक में यह शिक्षा जो है अचानक होती है, अनुभव के माध्यम से सीखता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा सुव्यवस्थित होती है, जबकि यह अव्यवस्थित होती है। इसका जो है निश्चित समय होता है, जबकि इसका कोई भी निश्चित समय नहीं होता है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता है। जबकि जो कह सकते हो औपचारिक शिक्षा होती है, इसके लिए अवधि होती है। ठीक है, फिर इसमें और भी अंतर है कि यह जो है सर्वसुलभ नहीं होती है। कुछ लोग जो सौभाग्यशाली एक साधन संपन्न होते हैं वही इससे जो है लाभान्वित होते हैं। मतलब जो है जाहिर सी बात है, ये शिक्षा जो है सुलभ नहीं होती, क्योंकि जिसके पास रुपया होगा भैया वही तो पढ़ पाएगा। लेकिन ये शिक्षा क्या होगी, यह सर्वसुलभ होती है, क्योंकि इसमें आपको स्कूल तो जाना नहीं है, आप बाहरी वातावरण में समाज से आप ही दोस्तों के माध्यम से जो सीखा जाता है। अगला भी अंतर है, इसके विभिन्न स्तर पर निश्चित पाठ्यक्रम होते हैं। मतलब जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है। जबकि ये अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इसमें जो पूरा समाज होता है, जो पारिवारिक जीवन होता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही है जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है। तो ये थे इनके बीच में 10 अंतर जो कि मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि औपचारिक और औपचारिक जो है उनके बीच में अंतर क्या है, ये भी यहाँ से लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम पढ़ेंगे। औपचारिक शिक्षा जो उसे कहते हैं जो किसी संस्था द्वारा एक विशेष विधि और व्यवस्था के अनुसार एक निश्चित उद्देश्य को सामने रखकर किसी विशेष काल या अवधि में जो है दी जाती है। जैसे कि पराया विद्यालय ही ऐसे जो स्थल है जिसे जो है समाज जानबूझकर स्थापित करता है कि वह ज्ञान के विकास में सहयोग दे और समाज के बालकों को तथा जो प्रौढ़ों को भी उन्नति के मार्ग पर ले जाए। इस प्रकार औपचारिक शिक्षा नियमित, विविध, सुव्यवस्थित, उपरोक्त सामग्री और व्यक्ति के द्वारा विशेष अवस्था, दशा, स्थान के एक पूर्ण निश्चित पाठ्यक्रम तथा समय सारणी का अनुकरण करके जो है दी जाती है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा में जो है ना तो कोई पूर्ण योजना होती है पहले से, ना ही कोई इसमें नियम होता है, ना ही कोई विधान होता है, ना तो कोई पढ़ाने वाला होता है। ठीक है, यह शिक्षा जो है स्वाभाविक विकास के साथ चलती है। व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, जो सीखता है समाज से। ठीक है, यह शिक्षा बिना प्रयास, आडंबर, व्यवस्था, ना तो इसका कोई समय होता है, ना कोई दशा होती है। ठीक है, ये जो है परिस्थिति और सभी व्यक्ति के द्वारा जो है दी जा सकती है। इसका कोई ना पाठ्यक्रम होता है, ना ही इसका कोई टाइम टेबल होता है, ना ही कोई स्कूल होता है, ना ही कोई इसमें अध्यापक होता है। इसमें जो व्यक्ति अपने पास पड़ोस, जो समाज है, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त व्यवहारी हैं, अभी टेलीविजन है, अभी मोबाइल के माध्यम से जो सीखता है, इसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए और भी यहाँ से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में अंतर। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब हम यहाँ से अब राष्ट्रीय एकता में कौन सी जो है बाधाएं हैं इसको भी समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय एकता में कौन कौन सी बाधाएं हैं। ठीक है, तो जैसे कि जातिवाद, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय एकता में बहुत सारे कारक हैं। जातिवाद है, जैसे कि भाषावाद है, सांप्रदायिकता है, प्रांतवाद है। तो जातिवाद हमने देखा होगा कि जातिवाद क्या होता है, जब कोई जो है अपनी जाति को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है अन्य जातियों को, तो इससे एक जातिवाद की कह सकते हो भावना उत्पन्न होती है, और जिससे राष्ट्रीय एकता कह सकते हो कमजोर होती है। इसमें लिखा हुआ है, इस संबंध में जीएस घुर्रे ने लिखा कि यह जाति प्रेम की भावना ही है जो अन्य जातियों को कटुता उत्पन्न करती है। यह राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण जो है तैयार करती है। जाहिर सी बात है, जातिवाद जब होगा तो अन्य जातियों को कह सकते हो गलत समझेंगी, कटु समझेंगी, अपने से छोटी समझेंगे, जिससे
कह सकते हो एक अलगाववाद उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर है सांप्रदायिकता। तो इस संबंध में विद्वानों ने लिखा है कि आज एकता की मुख्य समस्या जो है मुस्लिम और जो है गैर मुस्लिम के बीच उत्पन्न संबंध है, इसकी स्थापना की है। जाहिर सी बात, सांप्रदायिकता जो है दो समुदाय के बीच जो झगड़ा होता है, जो सांप्रदायिक होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता में बाधक बनती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जिस देश में एक ही जाति के मतलब मेरा एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय एकता काफ़ी हद तक सही होती है। जिस देश में ज़्यादा धर्म के लोग रहेंगे, उस देश की राष्ट्रीय एकता कभी भी सही हो ही नहीं सकती है। किसी देश में लड़ाई हो रही है इजराइल से, हमास से, यहाँ झंडा लेके निकल रहे हैं पागलों की तरह। ठीक है, तुमसे क्या मतलब है? जिस देश में रहो उसी देश का आपको जो है गुणगान करना चाहिए, और आपको कोई भी यहाँ बचाने नहीं आएगा। किसी के लिए झंडा लेकर निकलो, अभी जो है चाहे मर जाओ, कोई आपको यहाँ से बचाने नहीं आएगा। इसलिए जिस मिट्टी में आप पले बड़े हो, जो आपके पूर्वज पले बड़े हैं, जिसमें आप पल रहे हो, तो उस मिट्टी की सेवा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य होता है। ये नहीं देखा जाता कि आप किस धर्म के हो, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है। आपके पास कोई अत्याचार होगा आपके ऊपर, तो वहाँ से कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें होती हैं। एक है प्रांतीयता। तो देश की एकता में प्रांतीयता एक बहुत ही बड़ी बाधा है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है, फिर भी नए नए राज्यों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे देश की जो एकता है खतरे में पड़ी हुई। क्योंकि देश का जब बंटवारा हुआ, ठीक है, जो कि उसके बाद जब राज्य बने देश में, तो राज्यों का जब बंटवारा हुआ तो भाषा के आधार पर हुआ। ठीक है, जो कि सभी राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, तो राज्य जो कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा हुआ, लेकिन फिर भी आज भी राज्यों की मांग हो रही है कि अन्य राज्यों को जो है बनाया जाए, जिससे जो देश है, एकता जो है देश की, वो खतरे में है, पड़ रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और भी हैं, जैसे कि राजनीतिक जो दल होते हैं, जैसे कि आज की राजनीति का गठन जातियों, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। आज के राजनेता क्या है, जात के आधार पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और पागल जनता चूतिया जो कि उन लोगों के कहने पे आ जाती है, आपस में मर कट जाते हैं, कोई मतलब नहीं। राजनेता कभी भी मरता है? कहीं मरते हैं, आप जनता है जो कि पागल रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा है तो राष्ट्रीय एकता में एक बाधक है। उसके बाद है भाषा संबंधी विरोध। जैसे कि भाषा संबंधी विरोध स्पष्ट रूप से देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता को जो है निर्बल बनाता है। और आज भाषा के नाम पर देश में घृणित जो है घटनाएं घट रही है, क्योंकि भाषा के आधार पर आज भी कह सकते हो बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि भारत की कोई भी जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से राजनीतिक कारक भी, जैसे कि भारत की एकता को क्षति पहुंचाने वाला राजनीतिक कारक, जैसे कि जो है नदी जल के उपयोग से संबंधित जो है अंतर राज्य विवाद, अंतर राज्य जो है सीमा विवाद, ये सभी इसके कारण हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन की यूनेस्को क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यूनेस्को क्या है, इसके कार्य क्या बताइए। यूनेस्को को हम हिंदी में इसको जो है हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान व जो है सांस्कृतिक जो है परिषद कहते हैं। यह एक जो है प्रमुख परिषद है जो विश्व में शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत का जो है विकास करके जो राष्ट्रीय सद्भावना है उसको विकसित करने का, उसको डेवलप करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय एकता के संबंध में यूनेस्को ने लिखा है, क्योंकि युद्ध जो है मानव के मस्तिष्क में जो है प्रारंभ होता है, इसलिए शांति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण जो है मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, ये यूनेस्को जी ने लिखा है, इनकी बात बहुत ही सही है। इनका मानना है कि जो युद्ध की जो संभावना उत्पन्न होती है, जो युद्ध करने लगते हैं एक देश दूसरे देश से, तो मनुष्य के मस्तिष्क से उत्पन्न होता है, और मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा ही इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए शांति की सुरक्षा के साधन का निर्माण भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। तो इस शिक्षा के माध्यम से जो विश्व में जो शिक्षा है, जो संस्कृति, जो कल्चर है, ठीक है, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को विकसित करने का प्रयास करती है यूनेस्को। अब यहाँ से और भी यहाँ से लिखा हो कि मंटेसरी शिक्षा के गुणदोष क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके हम गुणों की बात करें, जैसे कि स्वशिक्षित पर बल देता है, नैतिकता का विकास करता है, रचनात्मक विकास, पद्धति का वैज्ञानिकता, स्कूल को घर के रूप में मान्यता देता है, पारिवारिक जो है गुणों का विकास, वैज्ञानिक शिक्षा विधि, ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देता है, पढ़ना लिखने से पूर्व जो है लिखना
सीखने पर जो है बल देता है। इसके हम दोषों की बात करें, जिसमें जो अधिक धन की आवश्यकता होती है, मानव संस्कृति की उपेक्षा होती है इसमें, स्वार्थ की भावना का विकास होता है, सामाजिक भावना का अभाव रहता है, और जो है समय का अव्यय और वास्तविक खेलों का अभाव रहता है, कल्पना शक्ति का विकास नहीं है, रचनात्मक और जो है एक कर्मिक ह्रास होता है, अनुशासन का भ्रम भी रहता है, और कह सकते हो अमनोवैज्ञानिकता का आरोप भी इसमें रहता है। तो इस तरह से आपको इसमें लिख देना है। यहाँ से इस पद्धति की आलोचना करते हुए, इसकी निंदा करते हुए सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि अंधों की पाठशाला के लिए यह पद्धति ठीक है। ये कहते हैं कि जो अंधे लोग होते हैं उनकी पाठशाला की ये पद्धति ठीक है, पर विद्यालय में इस क्रम से जो है पढ़ना समय और जो कह सकते हो जो द्रव्य है इसका जो है अव्यय है। ठीक है, समय और रुपए का जो अव्यय है उसकी भी बर्बादी है, इनका कहने मतलब ये है। अब किंडरगार्टन पद्धति क्या है, इसको संक्षिप्त में समझाइए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रोबेल महोदय ने एक स्कूल जो है शुरू किया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो फ्रोबेल के जो है गीत गाना, संकेत करना, रचना करना आदि छोटों बच्चे की जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको देखकर यह सोचा कि यदि इन क्रियाओं की सहायता से ही बच्चों की शिक्षा का आयोजन किया जाए तो बच्चे का उचित जो है विकास हो सके। तो यह सोचकर फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को जो है जन्म दिया। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का जो है बगीचा। ठीक है, अब किंडरगार्टन पद्धति के कौन कौन से गुण दोष है इसको भी समझ लीजिएगा। तो जैसे कि इसमें हम देखें तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी जो है शिक्षा इसमें दी जाती है, पारिवारिक वातावरण की प्राप्ति इसमें होती है, व्यवहारिक महत्व है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, आत्मक्रिया का विकास, प्रवृत्तियों का विकास, नैतिकता का विकास, प्रकृति के प्रति प्रेम, इंद्रियों की शिक्षा, सामाजिकता का विकास, ये सभी इसके कह सकते हो गुण दोष हैं। ठीक है, सभी इसके गुण हैं। और भी यहाँ से इसके दोष लिखे हुए हैं, जैसे कि सिद्धांतों का अव्यवहारिकता, उपहारों का प्रबंधन या फिर जो है बंधन, और विद्यालय जो है केवल क्रीड़ा स्थली है, और खेल को जो है कम का रूप जो है मान लेना, खेल को क्या जो है काम का रूप मान लेना, शिक्षा का महत्व कम है इसमें, अंधविश्वासों को बढ़ावा देना, अधिक जो है कठिनाइयाँ, अधिक जो है खर्चीली ये पद्धति, इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, और बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कम स्थान है इसमें। इस तरह से इसके ये दोष हैं। अब जो है डाल्टन पद्धति क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। तो ये जो है प्रदत्त कार्य जैसे एक विधि है, उसी के समान गुण दोषों में पाई जाती है। अंतर केवल यह है कि पूरे वर्ष के कार्य का जो है ठेका साथ दे दिया जाता है, जिसे प्रत्येक बालक अपनी सुविधाओं और योग्यता के अनुसार संपन्न करता है, और पूरे वर्ष का कार्य समाप्त कर लेने पर छात्र को अगली कक्षा में तैयारी करने की छूट रहती है। ये होती है डाल्टन पद्धति। अब यहाँ से भारत में उच्च शिक्षा कि जो है वर्तमान जो पारदर्श है इसको स्पष्ट कीजिए, फिर पूछ सकता है कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट आपका वांटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनेगा। तो प्राचीन काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण जो स्थान रहा है। पहले का जो समय था शिक्षा का बहुत महत्व दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। शिक्षा के बिना ना तो राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ना ही समाज की प्रगति हो सकती है। समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ तैयार किए जाने आवश्यक है, जरूरी है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। इसलिए आधुनिक युग में उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उच्च शिक्षा के महत्व आवश्यकताओं को हम निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कि छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु। तो छात्रों में जो व्यापक दृष्टिकोण है इसको उत्पन्न करने की क्षमता उच्च शिक्षा में ही होती है। सामान्य शिक्षा छात्रों को सामान्य शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, जबकि उच्च शिक्षा जो छात्रों को राष्ट्रीय लेवल के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर उच्च स्तरीय ज्ञान कराती है, और जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति का जो नजरिया है व्यापक हो जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके लोग संकुचित और संकीर्णता के क्षेत्र से निकलकर सहगुणता के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। उनमें जो है समानता, सामाजिकता, सहगुणता, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का ज्ञान उत्पन्न होगा या फिर होता है। इसलिए उच्च शिक्षा व्यक्ति की जो प्रगति है, जो राष्ट्र व समाज के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से अगला इसका बिंदु है कि कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु उच्च शिक्षा। तो कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता के अभाव में व्यक्ति अधूरा रहता है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति में कार्यकुशलता, नेतृत्व की क्षमता की कमी होगी तो व्यक्ति अधूरा रहता है।
और इसके बिना व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा ही एक ऐसी शिक्षा है जो छात्रों को स्वयं की रुचि, रुझान, योग्यता, क्षमता के अनुसार भी जो है कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देने के योग्य बनाती है। उच्च शिक्षित लोग ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व बड़ी कुशलता से करते हैं। व्यक्ति के भावी जीवन के लिए उच्च शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बिंदु को आपको लिखना है। फिर आपका है एनसीईआरटी क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट नोट में। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं जो है प्रशिक्षण परिषद, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है, एक जो है स्वायत्त जो है संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना सितंबर सन 1961 में स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के गुणात्मक सुधार लाने के लिए स्थापित की गई थी। इसका जो है मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह परिषद जो है शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक सलाहकार के रूप में जो है कार्य करता है। यह स्कूली शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियाँ, वृहद कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित करने में सरकार के लिए जो शैक्षिक सलाहकार होती है उसका कार्य करती है। मतलब जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि टीचर लोग अच्छे हैं कि नहीं है, उनका मूल्यांकन करती है, शिक्षा प्रक्रिया कैसी चल रही है, तो इन सभी का जो है कह सकते हैं उनके बारे में जो शैक्षिक सलाहकार है ये इस तरह से इसका कार्य करती है। फिर यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन की कल्चर क्या है, कल्चर के बारे में वैसे मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और संस्कृत और शिक्षा के में क्या संबंध है इसको भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो संस्कृत शब्द आग्ल, ठीक है, संस्कृत शब्द जो कि आग्ल भाषा के कल्चर शब्द का हिंदी जो है रूपांतरण है, जो कि कल्चर शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के कल्टूरा नमक शब्द से हुई थी। जर्मन शब्द जो कि कल्टूर शब्द का ही वही अर्थ होता है जो लैटिन भाषा कल्टूरा से जो है लगाया जाता है। कल्टूरा का अर्थ वही अर्थ होगा, ठीक है, जो हम संस्कृत शब्द से समझते हैं। तो संस्कृत का अर्थ है कि बच्चा इस व्यापक विश्व में पशुवत प्रवेश करता है, ठीक है, पशुवत प्रवेश करता है। पशु होने के नाते उसमें कुछ आवश्यकताएं निहित होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो है हाथ पैर हिलाता है, ठीक है, डुलाता है, रोता है और जो है माँ उनको दूध पिलाती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है और कह सकते हो सने सने वह जो है बड़ा होता है धीरे धीरे। और पहले वह जो है अपनी माँ को जो है पहचानने लगता है और जो है बोली सीखने लगता है। और जब बच्चा कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसे जो है जूते पहनाए जाते हैं, खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं, बोलना बताया जाता है, सिखाया जाता है। तब बच्चा जो है 4 से 5 वर्ष का होता है तो उसे जो है स्कूल भेजा जाता है। तो स्कूल में उसे भाषा, कला और जो है हिसाब आदि की शिक्षा मिलती है। तो घर में बाबा दादी उसे जो है रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाते हैं और यह बताते हैं कि गुरुजनों और जो अतिथि होते हैं, ठीक है, इनसे जो है किस प्रकार नमस्कार करना चाहिए और किस प्रकार उनका आदर सम्मान करना चाहिए। जब बालक काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसे जो है विज्ञान, कला, दर्शन से जो है ज्ञान सिखाया जाता है। तो वह समाज की जो रीतियाँ हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, इससे परिचित हो जाता है और इस प्रकार वह इन चीज़ों के बीच में जो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है। और क्या आप बता सकते हैं कि ये समस्त चीज़ें क्या हैं, और क्या आप जो है बता सकते हैं कि पर्यावरण जो हमारे व्यवहार को जो है परिचालित और नियंत्रित करता है ये क्या है। तो इन सब प्रश्नों का एकमात्र उत्तर आप यह देंगे कि हमारी सभी क्या है सामाजिक विरासत है, जो हमारे समाज में जो है प्रदान की है जो हमें, और इसी सामाजिक विरासत को हम संस्कृत कहते हैं, ठीक है, इसी हम सामाजिक विरासत को हम संस्कृत कहते हैं, कल्चर कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो मनुष्य निर्मित और संपूर्ण व्यवस्था का समावेश इसमें होता है। और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है संस्कृत की, इसके अंतर्गत ही मनुष्य जो है अपनी जो कल्चर है, जो अपनी कह सकते हो जो उनके माता पिता की जो कल्चर है, जो पहनावा है, ठीक है, जो पूजा पद्धति है, उन सभी को जो है जानता है, सीखता है। अब यहाँ से कल्चर की परिभाषा से लिखी हुई है, टायलर महोदय लिखते हैं कि संस्कृत जो है वह मिश्रित पूर्ण व्यवस्था है जिसमें वह समस्त ज्ञान और विश्वास, ठीक है, विश्वास, कला जो है नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं, समस्त योग्यताएं, आदतें इसमें सम्मिलित होती हैं जिससे व्यक्ति समाज का सदस्य होने पर जो है प्राप्त करता है। मेलोनोवास्की जी लिखते हैं कि संस्कृत के वे पदार्थ
ठीक है, वे पदार्थ, औजार, शारीरिक एवं जो है मानसिक आदतें इसमें जो है सम्मिलित रहते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष काम करती है। ठीक है, अब शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। तो शिक्षा एवं जो है संस्कृति का अत्यधिक जो है घनिष्ठ संबंध है। यहाँ से बुरमेल्ड ने लिखते हैं, कहते हैं कि संस्कृत जो है सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। मतलब जो है संस्कृत जो है सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। यह सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन उसके अस्तित्व का जो है कारण भी प्रदान करता है, और इस प्रकार शिक्षा भी संस्कृत को परिवर्धित और परिमार्जित कर उसका अस्तित्व और निरंतरता बनाए रखती है। शिक्षा और संस्कृति के अटूट और गहरे संबंध की पुष्टि में हम निम्नलिखित जो है तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि संस्कृत की निरंतरता में सहायता। तो शिक्षा जो है जाति की संस्कृत और जो सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता को उल्लेखनीय योग देती है और उसका अंत नहीं होने देती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों की संस्कृति केवल इसीलिए नष्ट हो गई क्योंकि उसमें शिक्षा का पूर्ण अभाव था। अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रगतिशील देश ने विश्वविद्यालय की स्थापना की है, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की है और उन संस्कृति की निरंतरता का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार शिक्षा प्रकृति की निरंतरता में सहायक सिद्ध होती है। अगला फिर इसका बिंदु है कि संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक। तो समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति जो अपने संस्कृति को सीखता है और अपनी अगली पीढ़ी में जो है सीखने का अवसर देता है, क्योंकि संस्कृत जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में इस तरह से स्थानांतरित होती रहती है। फिर है संस्कृत के परिवर्तन में जो है सहायता। मतलब शिक्षा जो है संस्कृत को परिवर्तित और परिवर्धित भी करती है। कोई भी संस्कृत क्यों ना हो, उसमें कुछ ऐसी प्रथाएं, परंपराएं, कुछ रूढ़ियां, कुछ अंधविश्वास हैं आदि का विकास हो गया है जिनसे जो है समाज को मुक्ति कराना आवश्यकता हो जाता है, फिर अवश्य हो जाता है। शिक्षा इस कार्य में महान योगदान देती है। इस संस्कृत के जो अवांछित मूल्य, आदर्शों आदि का स्वजातिकार है, जिसके कारण जो है कह सकते हो संस्कृत के एक नवीन रूप जो है हमारे सामने प्रकट होती है। मतलब जो है हमारे कल्चर में कुछ ऐसी भी चीज़ें कह सकते हो उनका विकास हो गया है, प्रथाएं हो गई हैं, कुछ अंधविश्वास हैं, ठीक है, जिनसे मुक्ति कराना समाज को काफ़ी आवश्यक हो जाता है। बहुत सारी प्रथाएं थी जैसे कि सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह प्रथा। तो सती प्रथा में क्या होता था, किसी के पति मर जाते थे तो उसको भी जला देते थे साथ में, ठीक है। और जो है कह सकते हो जो इस तरह के जो कह सकते हो जो इस समाज के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य थे, ठीक है। बाल विवाह जो था, बच्चे छोटे उम्र में शादी कर देना, तो इस तरह के कह सकते हो बहुत सारे गलत कार्य थे जो कि समाज में जो प्रथाएं हैं व्याप्त थी, इनको समाप्त करना समाज के हित लिए अच्छा था। सभी धर्मों में थे, जैसे कि अभी हम बता दें 3 तलाक हो गया, हलाला हो गया। तो इस तरह की बहुत ही इतनी नीच कह सकते हो ये प्रथाएं हैं, ठीक है, जिनके बारे में सोच कर ही जो है दिमाग कांपने लगता है, ठीक है। तो ये सब प्रथाओं का पतन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो, औरत हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसका शोषण करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हलाला के माध्यम से किसी औरत का शोषण ही किया जाता है। तो इस तरह की जो प्रथाएं हैं जो समाज में व्याप्त हैं, या फिर ऐसी संस्थाएं हैं कह सकते हो प्रथाएं जो कि पहले बन गई हैं, तो उनका पतन होना भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हलाला में क्या होता है, मुसलमान जो कि 3 तलाक जो था उसको वैसे तो मोदी जी ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब हलाला का भी कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से शायद ख़त्म होना चाहिए। तो इसमें क्या है, हलाला में यही जैसे कि जो 3 तलाक का मुद्दा था, हलाला के उसी प्रकार है। जैसा कि किसी का पति, मान लो किसी का पति जो है, जैसे कि तलाक शब्द है, तो किसी औरत को जो है तलाक देता है, तो उसी औरत को फिर से जो है उसके साथ शादी करने के लिए उस औरत को किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी करना पड़ेगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ेगा, फिर वह पहले वाले के साथ शादी कर सकती है, ठीक है। तो यह एक प्रकार से देखा है तो देह व्यापार ये लगता है मेरे को। ये लोग पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अन्य धर्मों में तो इसको एक्सेप्ट करने की तो बात छोड़ो, कभी इससे शादी तो बात छोड़ो, घर में ही नहीं रखेंगे। तो सभी धर्मों की अपनी अपनी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं भी बन गई जो समाज के लिए सही नहीं है, जिसके द्वारा
किसी एक विशेष वर्ग का, एक जेंडर का शोषण किया जाता है। तो ये सारी प्रथाएं खत्म होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायता। तो हम जो है विद्यालय में जिन विषयों का अध्ययन करते हैं उनमें जो है संचित ज्ञान जो है हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई भी जो हम ज्ञान संचित करते हैं, जैसे किसी भी क्षेत्र में हो, तो ये सभी अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय के बारे में हो। अब यहाँ से राष्ट्रीय एकीकरण क्या है और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय जो भावना है, राष्ट्रीय एकता का एक मूल है। राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है कि राष्ट्र के निवासियों की भावात्मक आंतरिक एकता, जिससे राष्ट्र के लोग जो अपनी विशिष्ट जो उनकी जाति है, जो धर्म है, जो संस्कृति, जो संप्रदाय है, इन सभी को भूल कर बल्कि राष्ट्र की एक सामान्य जो भाषा है, जो सामान्य उसका भौगोलिक है, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इन सभी की सामान्य शैली को जो अपनाता है और राष्ट्र के विकास में सहायता करता है, तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय एकीकरण या फिर राष्ट्रीय एकता। ठीक है, जो अपना लेते हैं। इस प्रकार एक सूत्र में बंधे हुए लोग देश और राष्ट्र हित की आकांक्षा करते हैं। शिक्षा में जो है शिक्षा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अथवा एकता से तात्पर्य है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत और विकसित करना। इसके लिए जो है राष्ट्र की शिक्षा योजना उसकी आवश्यकताओं के आधार पर जो है बननी चाहिए, जिससे समाज में वृद्धि रूप में राष्ट्र कल्याण लोगों के सामने रहे और जो उसे समझे। ऐसी जो है राष्ट्रीय योजना में शिक्षा दर्शन, शिक्षा का उद्देश्य और जो है पाठ्यक्रम शिक्षा जो विधि है, ये राष्ट्रीय भावना का जो है कह सकते हो प्रभाव पड़ेगा इसके माध्यम से। और शिक्षा जो है राष्ट्र की जो आर्थिक, जो सामाजिक, जो राजनीतिक समस्या है उसको सुलझाने में भी जो है मदद करेगी। शिक्षा ऐसी जो है दशा में व्यक्ति की जो समस्त क्रियाएं हैं उसका संचालन करने का एक साधन होती है, और यह जो ऐसे ढंग से संचालित होती है कि व्यक्ति जो है जो राष्ट्र का हित ध्यान में रखता है और राष्ट्र की जो उन्नति है उसके निर्माण आदि में अपना सहयोग देता है, योगदान देता है। जो शिक्षा है राष्ट्रीय एकता की उन्नति में साधन का काम करती है, अतः उसमें एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण भी होता है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व लाभों को सामूहिक और राष्ट्रीय लाभों के लिए परित्याग कर देता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको विवेचना करना है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारक होते हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य को अथवा जो है शिक्षा को बहुत से कारक जो प्रभावित करते हैं, उन कारकों को हम समझ सकते हैं। जैसे कि दार्शनिक कारक होता है, सांस्कृतिक कारक, समाजशास्त्रीय कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, पर्यावरणीय कारक, नैतिक कारक और जो है धार्मिक कारण। तो इन सभी को हम संक्षेप में समझेंगे। जैसे कि दार्शनिक कारण, तो विभिन्न काल में समाज का उद्देश्य जो है, विभिन्न काल में समाज का जो उद्देश्य है, शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत जो प्रभावित करते रहते हैं, और जिसके कारण शिक्षा के उद्देश्य जो निरंतर बदलते रहते हैं, क्योंकि सभी कालों में शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य रहता है। ठीक है, तथा जो शिक्षा के उद्देश्य को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि बौद्धिक काल में भगवान बुद्ध की दार्शनिक और धार्मिक शिक्षाएं जो इसमें फैली हुई थी, तथा जो है बड़े बड़े समाज थे। ठीक है, शासन जो है अशोक और जो है कनिष्ठ भी उससे प्रभावित थे। अतः उस समय शिक्षा का जो उद्देश्य था बौद्ध दर्शन को प्रसारित करना, तथा हिंदू धर्म में चली आ रही जो जातिवादी, जो छुआछूत, जो स्त्रियों की जो दास्ता है, जो अंधविश्वास, उसका विरोध करना है। और यह जो है मुस्लिम काल में इस्लाम धर्म के जो भी शासक हुए हैं उनकी शिक्षा का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रसार करना, उसका प्रचार करना। अतः जो है हम कह सकते हैं कि जिन काल में जिस प्रकार के दार्शनिक आए, उन्होंने जिस प्रकार के उपदेश दिए, ठीक है, उसी का अभाव शिक्षा पर ही जो है पड़ा है। तो मतलब जिस काल में जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, तो अपने अपने धर्मों का प्रचार किया है, उसकी शिक्षा पर जोर दिया है। तो इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य बदलता रहा है हमेशा। इसके सांस्कृतिक कारण की बात करें तो प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष जो है कल्चर होती है, संस्कृति होती है, क्योंकि सभी धर्म के लोग, उनका पहनावा अलग होता है, उनकी पूजा पद्धति, वे क्या खाते हैं, सभी चीज़ें अलग होती हैं। तो उसके विशेष जो है आदर्श मूल्य, उसके प्रतिमान, उसकी जो मान्यता होती है, जो रीति रिवाज होता है, उसका जो लाइफ स्टाइल होता है, ये सभी अलग होते हैं। नई पीढ़ी को उसमें डालना शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। अतः शिक्षा का समाजीकरण प्रमुख साधन है, जिसके द्वारा संस्कृत के अनुसार गुरुकुल आश्रमों के में जो गुरु होते हैं अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। विश्व भर में ईसाई संस्कृत मुस्लिम संस्कृत के अनुसार ईसाई शिक्षा मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य से प्रभावित हुए हैं। 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में धर्म निरपेक्षता से
जो प्रभावी संस्कृति का विकास हुआ है उसके अनुसार यह शिक्षा का प्रमुख धर्म जो उद्देश्य है धर्म निरपेक्षता की जीवन शैली में आस्था रखना है और उनके अनुसार व्यवस्था एवं कार्य करना आवश्यक माना गया है, अभी जो आवश्यक बन गया है। फिर है समाजशास्त्रीय जो है सामाजिक कारक क्या है इसको प्रभावित करने के। तो किसी भी समाज जैसे कि सामाजिक व्यवस्था या जो है स्तर होती है कोई, तो उसमें जो है शिक्षा के उद्देश्य बहुत सारे प्रभावित होते हैं। जैसे कि आर्य समाज में जाति व्यवस्था जो है पनपी और ब्राह्मणों की जो जाति है सर्वोच्च मानी जाती थी। अतः जो उनकी जो जीवन शैली है, ठीक है, उनकी जो जीवन शैली थी आचरण आदर्श मानी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य जो है उनके जैसे जो है बना रहा। दलितों और जो जनजातियां थी इनकी सामाजिक और जो आर्थिक जो दशा थी निम्न और खराब थी, उन्हें जो है शिक्षा से वंचित किया गया था, क्योंकि उस समय क्या था कि ब्राह्मण लोग ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, नीच जाति के लिए शिक्षा का प्रावधान नहीं था। तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिक को समान अधिकार दिया गया है, प्रदान किया गया है कि आज के समाज में भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं। अतः शिक्षा का उद्देश्य जो है भेदभाव रहित है, समाज का निर्माण करना है और जिससे सभी का समान जो है विकास हो सके। तो इस तरह से आपको इसका ये भी कारक आपको लिखना है। फिर है आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक जैसे कि मानव का जो जीवन होता है इसमें धन बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन धन के बिना संभव नहीं है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है जब आपके पास धन होगा तभी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं अच्छी से अच्छी, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है धन। और पूंजीवाद की आर्थिक नीति व वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है, बल्कि जनसाधारण में जो आर्थिक चिंताएं हैं, जो असुरक्षा है, जो बेरोजगारी ये भी बढ़ी है, वर्तमान वैश्वीकरण भी बढ़ती ही प्रवृत्ति आर्थिक चिंताएं एवं जो कष्ट बढ़ाए हैं। इनसे प्रभावित होकर अब शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है नौकरी व्यवसाय की शिक्षा जो है देना बन गया है। अधिकतर विद्यार्थी जो है पारंपरिक विषय जैसे कि दर्शन, कला, धर्म, संस्कृत आदि को पढ़ना नहीं चाहता है, बल्कि विभिन्न विषयों पर आधारित है। वह जो है MBA करना चाहता है, MCA करना चाहता है, इंजीनियर, BEd और DLEd इस तरह पर ज़्यादातर जो है ध्यान देता है ताकि वो कोई अच्छी सी नौकरी पा जाए, ठीक है। आर्थिक समानता आ चुके हैं और आपको अपने जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूत बना सके। मजबूत का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है ये जो डिग्रियां हैं इनको कर लोगे तो हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत हो सके। फिर है राजनीतिक कारक। तो समाज के जो विकास में राजनीतिक दृष्टिकोण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। किसी भी देश में समाज के विकास में उस देश का शासन करने वाले जो लोग हैं उसको जो है राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यदि समाज का शासक जो है तानाशाही प्रवृत्ति में होंगे तो निश्चय ही वह शिक्षा के उद्देश्य को ही तानाशाही प्रवृत्ति का विकास करना जारी रखेगा। जाहिर सी बात है जिस भी देश में, जैसा कि चीन में जो है तानाशाही जो कि शासन है, जो कि वहाँ का जो भी प्रधानमंत्री है, ठीक है, उसके बारे में कोई बोल नहीं सकता है, नहीं तो जिंदा ही जो उसको मरवा देता है। तो जिस देश में तानाशाही शासन होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शिक्षा के जो उद्देश्य को भी तानाशाही प्रवृत्ति के विकास के रूप में जो उसको रखेगा, जारी रखेगा। अर्थात शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करेंगे जिस पर सिर्फ शक्तिशाली लोगों का अधिकार हो। इसके विपरीत प्रजातांत्रिक समाज में राजनीतिक विचारधारा सभी का समान विकास करना है। अतः ऐसे समाज में शिक्षा का जो विकास है, कह सकते हो ये काफ़ी, इसके माध्यम से शिक्षा का जो विकास होगा वो व्यक्ति और समुदाय सबके लिए जो है हितकारी होगा। अब यहाँ से शिक्षा के अभिकारक क्या है, वैसे तो इसके बारे में आपको करा दिए थे। शिक्षा के अभिकारक मतलब पता, शिक्षा के जो साधन, शिक्षा के किसके माध्यम से आप इसको शिक्षा ग्रहण करते थे, जो साधन होते हैं इसी को हम शिक्षा के अभिकारक कहते हैं। तो शिक्षा के विभिन्न रूप होते हैं। कुछ यह शिक्षा केवल औपचारिक की पूर्ति के द्वारा संपन्न होती है, कुछ मानव के जीवन से प्रारंभ होती है और मृत्यु के पूर्व तक चलती रहती है। तो इस प्रकार विभिन्न जो रूप होते हैं, रूप में जो मानी जाती है और जिस माध्यम से यह शिक्षा संपन्न होती है वही जो है शिक्षा के साधन कहलाते हैं। साधन मतलब अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। साधन को अंग्रेजी में हम एजेंसी कहते हैं और एजेंसी जो है एजेंट शब्द से जो है मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर जो है पहुंचना। तो जिस प्रकार से उत्पादित सामान एक व्यक्ति से के माध्यम से दूसरे व्यक्ति या फिर दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो उसी प्रकार शिक्षा जो प्रक्रिया भी किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को जो है प्राप्त होती है शिक्षा। बहुत सारे महोदय हमारे
शिक्षा शास्त्र ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, जैसे कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयत्न में अनेक छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, यही शिक्षा के साधन होते हैं। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे जो साधन होते हैं, छोटे छोटे उपकरण होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, वही शिक्षा के साधन है। सीताराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि जिन व्यक्तियों, संस्थाओं, शक्तियों, साधनों तथा जो है व्यवस्था केंद्रों के द्वारा उनकी ओर से दी जाने वाली जो शिक्षा होती है, वही शिक्षा के केंद्रीय उपकरण या साधन होते हैं। फिर बीबी भाटिया जी लिखते हैं कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को संपादित करने के अनेक जो विशिष्ट संस्थानों का विकास किया है, इन्हीं संस्थानों को शिक्षा का साधन कहते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा के लक्ष्य और कार्यों की पूर्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षा का हम साधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षा का प्रयोग करने के लिए बहुत सारे सरकारी स्कूल खुलवाए गए हैं, तो ये जो साधन है शिक्षा प्राप्त करने के, जो विद्यालय खोले गए हैं, ये होते हैं शिक्षा के अभिकारक या फिर साधन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फॉर्मल एजेंसी, इनफॉर्मल, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम यहाँ से चलेगा। अब मूल्य से आप क्या समझते हैं, वैल्यू को समझ लीजिएगा। वैल्यू क्या है? ठीक है, तो जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से यह जो है मानस पटल पर एक चित्र बन जाता है कि यह कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देखकर जो है बतलाया दिया जाए कि यही मूल्य है। स्पष्ट रूप से इसका संबंध व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसी की सहायता से व्यक्ति अपने व्यवहारों को नियंत्रित निर्देशित करता है, साथ में निर्देशित भी करता है। भिन्न भिन्न जो मतलबियाँ हैं, इन्होंने जो अपने विषय में अपने जीवन दर्शन के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे कि दार्शनिक के अनुसार तो मनुष्य का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, यही होता है मूल्य। फिर यहाँ से अगली परिभाषा है कि नैतिक मूल्यों को धर्म माना है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने सांस्कृतिक और मूल्य अभिन्न है, और कोई भी संस्कृति अपने मूल्य से ही पहचानी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ से डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी लिखते हैं कि मूल्य जो है समाज के द्वारा निर्धारित उन इच्छाओं, लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम, सामाजिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अव्यक्तीकरण किया जा सकता है, जो आत्मनिष्ठ, अधिगम और जो है मान और जो आकांक्षाएं हैं उसका रूप जब धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो उपरोक्त सभी मतों के आधार पर यह कह सकते हैं कि मूल्य वे सभी नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक गुण हैं जिसको समाज का निर्माता, व्यक्ति का अपनाकार, ठीक है, जिसको जो है कह सकते हैं व्यक्ति का निर्माता है, और व्यक्ति जिसको अपना कर अपना संतुलन और समांगण विकास कर सके, इसी को हम मूल्य कहते हैं। मूल्य को अंग्रेजी में हम वैल्यू, जो कि लैटिन भाषा वैलियर से बना है, यह शब्द जो उपयोगिता अथवा जो किसी वस्तु की कीमत से संबंधित है। भावात्मक दृष्टि से यह मानवीय गुण भी हो सकता है। आदर्श, शील, गुण आदि शब्द जो है इसके पर्याय है, मतलब इसके पर्यायवाची है। हम जानते हैं कि कोई भी समाज अपनी उन्नति, प्रतिष्ठा के लिए कुछ नियम, कानून, आदर्श उनके होते हैं, यही होता है मूल्य। ठीक है, अब मूल शिक्षा की क्या हो सकता है, इसके बारे में इससे तो मैंने पहले करा दिया था, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। आज देश में चतुर्दिक नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में जो है गिरावट आ रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा पर पड़ रहा है। समाज की जो आम धारणा बन गई है कि ईमानदार, मेहनत करने वाले लोग जो है पिस रहे हैं और उनको जो है मूर्ख माना जा रहा है। परिणाम इसका धारणा ने शिक्षा के क्षेत्र में श्रम के प्रति अनास्था, अनुशासनहीनता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता आदि को जो है पैदा कर दिया है। तो अतः इस जो है तो हमें जो है शिक्षा में मूल शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्योंकि आजकल जो है पढ़े लिखे लोगों को लोग जो है पागल समझते हैं या फिर कह सकते हो मूर्ख मानते हैं, तो इसीलिए मूल शिक्षा बहुत ही जरूरी हो गई है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। इतनी हमारी क्लास थी। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें एक्स्ट्रा भी कराए हैं जो कि लौट पोट के वही हो गए हैं, क्योंकि लॉग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को रट के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सारी इसकी चैप्टर्स क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट है। इसका हम मॉडल पेपर भी एक सोल्व करवा देंगे कि पेपर आपका आता कैसे है। अन्य हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट है। कंपलसरी का पेपर भी कंप्लीट, जो कि फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपको पढ़ना है, उसकी भी क्लासें हमारी कंप्लीट है। जाकर हमें चैनल में आप फ्री में सारी की सारी तैयारी कर सकते हैं बिना कोई रुपये खर्च किए।
मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।